हेलो डियर। तो आज वेक्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। उस पर बेस्ड क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हमें और कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड ऑल्सो find the area parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B। तो क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या, जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेक्टर ए क्रॉस विद वेक्टर बी। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन तुम्हारे क्या, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी कि जब भी तुम्हें क्या करना हो कि दोनों वेक्टर का, 2 गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर जब फाइंड आउट करना है तो दोनों को आपस में क्रॉस कर दो, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन तो देखो, तो वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर बी, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर लिखते हैं। और सेकंड रो में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट आई का, आई के नीचे तो आई का कोफिशिएंट कितना है 2, जे का कोफिशिएंट कितना है 3 और के का कोफिशिएंट कितना है 1। फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट लिखा गया सेकंड रो में। अब
सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट, तो सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 1 और के का भी कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसको एक्सपेंड कर दें, तो जब मुझे क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, तो आई का कोफिशिएंट क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दे, ये 4 एलिमेंट बचा है, इसका इसका क्रॉस और इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 1, उसी तरह से 1 × 1 और माइनस ऑफ 1 × 1, और ये क्या हो गया, ये आई कैप। सेकंड वाला नेगेटिव पोजीशन पे जे कैप, तो माइनस यहाँ पे देते हैं, और जे का कितना हो जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट, तो इसको फर्स्ट रो में जे है छुपा दे और फर्स्ट कॉलम में इन दोनों को छुपा दे, तो क्या बचा 2 × 1, ये डायगोनल, और उसी तरह से 1 × 1, तो ये कितना हो गया 2 × 1 माइनस 1 × 1, ये हो गया जे का कोफिशिएंट। ठीक है ना, जे का कोफिशिएंट के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कहने मतलब जे के नीचे वाला टर्म को छोड़ देंगे, बचेगा तो इसको और इसको। उसी तरह से के का कोफिशिएंट क्या, तो के नीचे वाला को छोड़ दो, और क्या बचा ये 4 एलिमेंट इन दोनों को छोड़ने के बाद, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, तो 2 × 1, ठीक है ना, और माइनस 3 × 1, तो प्लस 2 × 1 माइनस 3 × 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया के का। तो यहाँ से कितना आ रहा है रिजल्ट, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 3 - 1 2 आई कैप, 2 - 1 तो 1 माइनस जे कैप, और 2 में से 3 गया कितना माइनस के कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मेरा क्या है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। लेकिन देखो तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि अगर ये मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी जो हुआ, यानी कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ये इसका डायरेक्शन बोर्ड के बाहर है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो यानी बोर्ड का परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, बोर्ड में जितना भी लाइन है सबके परपेंडिकुलर, यानी ए बी दोनों के परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस ए भी करेंगे तो वो भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर चलेगा, अंदर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ कोई लाइन जा रहा है तो वो भी तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सोल्यूशन हम लोग ले लेंगे। तो ठीक है ना, तो लिखो पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो रूट अंडर कितना 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 + 2 6 √6। तो इसलिए तुम्हारा द यूनिट वेक्टर्स, या सीधा लिखो द वेक्टर्स which are perpendicular to vector A and vector B, R, ठीक है ना, कितना, तो जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो वो है ए क्रॉस बी, क्या प्लस माइनस ये होगा, क्योंकि प्लस ए क्रॉस बी मतलब कि ये बोर्ड के बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है जो परपेंडिकुलर लाइन, और बी क्रॉस ए इसके अंदर की तरफ हो गया जो परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों ही तो ए और बी के परपेंडिकुलर है।
है ना। तो ए क्रॉस बी जो तुम्हारा क्या हो गया, तो ए क्रॉस बी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो इसलिए यूनिट वेक्टर्स कितना हो जाएगा, ठीक है ना। दज यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, कितना हो गया वो यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ऊपर में है प्लस माइनस 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। दूसरा पार्ट इसमें क्या निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए क्रॉस बी। तो देखो, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन दो वेक्टर का एडजेसेंट साइड ए और बी ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एज कितना है, एरिया होगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी तो निकाल चुके हो ना, कितना है 2i कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, ठीक है, द मैग्नीट्यूड of area of parallelogram is, तो मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि मॉड ए क्रॉस बी √6 यूनिट्स। ठीक है। तो दो वेक्टर का एडजेसेंट साइड लेते हुए अगर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरा क्या हो गया, ए क्रॉस बी, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जो कि पहले निकाल चुके हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना हो गया, यानी कि √6 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर,
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Find the magnitude of area of a parallelogram whose diagonals are थ्री आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां पे डायगोनल्स गिवन है, ये दोनों डायगोनल्स है, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है, तो एरिया पैरेललोग्राम बोल रहा है कि कितना होगा। देखो अगर डायरेक्ट मेरा साइड दिया रहता है, एडजेसेंट साइड गिवन होता, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी तो देखो, तो इसके पैरेलल हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करें और इसके बी के पैरेलल हम लोग ए के हेड से लाइन ड्रॉ करें। कहने मतलब दोनों का एडजेसेंट साइड लेते हुए एक डायगोनल हम लोग बना लिए। क्या कर लिए? एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो कॉमन टेल से जो डायगोनल जाता है ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और जो सेकंड डायगोनल हो जाता है जो कि V के हेड से A के तरफ अगर ला रहे हैं इसे, तो इसे क्या लिखेंगे? वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यही ना। तो एक डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल हो गया वेक्टर A प्लस बी और दूसरा डायगोनल हो गया वेक्टर A माइनस बी, ठीक है। सॉल्यूशन है if vector A and vector B are two adjacent sides of a पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स है, then diagonals of parallelogram are, पहला डायगोनल क्या हो जाएगा? तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड सेकंड डायगोनल क्या आ जाएगा? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये दो डायगोनल है। तो देखो, तो अगर हम लोग दोनों को क्रॉस करें, नाउ वेक्टर ए और प्लस ऑफ वेक्टर बी अगर क्रॉस करते हैं वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो हम लोग जानते हैं कि ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। पहले वेक्टर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर ए प्लस, अब बी से करें तो कितना? माइनस उधर है, तो माइनस वेक्टर ए
क्रॉस विथ वेक्टर बी। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो प्लस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए, और बी को बी से करें तो माइनस ऑफ बी क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस ए मतलब ये दोनों क्या, दोनों वेक्टर है, दोनों पैरेलल है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। तो ये ए क्रॉस ए क्या हो गया, जीरो वेक्टर। इसको क्या हो गया, हम लोग ए क्रॉस बी पिछले क्लास में देखे थे कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए होता है। यानी कि हम लोग माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ बी क्रॉस ए कर सकते हैं। और ये तो बी क्रॉस ए तो है ही, और ये क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर। तो फाइनली कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए करने का मतलब क्या, या तो ए क्रॉस बी बोले, या हम लोग बी क्रॉस ए बोले। दोनों क्या होता है, साइन में अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दोनों केवल साइन में अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों नेगेटिव वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा। ए क्रॉस बी लिखे या बी क्रॉस ए लिखे, और यही मेरा क्या है, एरिया पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम का मतलब सिंपली क्या होता है कि मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब होता है। मैग्नीट्यूड क्या है, हम मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग डायरेक्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो देयरफॉर बी क्रॉस ए जो हुआ दैट इज द हाफ ऑफ क्या हो गया, फर्स्ट डायगोनल क्रॉस विथ सेकंड डायगोनल। चलो फर्स्ट डायगोनल को हम लोग इसे डी वेक्टर बोले, डी1 वेक्टर, और सेकंड डायगोनल को हम लोग बोले डी2 वेक्टर। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ डी1 क्रॉस डी2। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, मॉड हम लोग निकाल लेंगे बाद में। तो पहले हम लोग ये करें कि जब दोनों ये दोनों डायगोनल है, इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो इससे क्रॉस से जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग हाफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, हाफ फर्स्ट कॉलम में आई कैप, जे कैप और के कैप। बताओ ये पहला डायगोनल मेरा क्या है, तो पहला डायगोनल का तुम्हारा कितना कोफिशिएंट 3 1 1 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 1 और 1। ठीक है, सेकंड डायगोनल मेरा कितना है, 1 1 1 है, 1 1 और 1, तो इसलिए कितना हो गया, ये हाफ 1 × 1 माइनस 1 × 1, और ये हुआ आई कैप 1 × 1 1 × 1 माइनस। अब देखो जे के नीचे वाला को हटा दो, अब 3 × 1 और 1 × 1, अगला 3 × 1 माइनस 1 × 1, यह हुआ जे कैप, फिर प्लस अब के नीचे वाला को हटा दो तो 3 × 1 और 1 × 1, 3 × 1 माइनस 1 × 1, ये क्या, ये के कैप।
तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, हाफ। पहला वाला टर्म हो गया 0 और ये 3 - 1 2 जे कैप, ठीक है ना। और यहाँ भी 3 - 1 2 के कैप, यानी कि जे कैप प्लस के कैप। तो यही तो मेरा वेक्टर एरिया है बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मेरा कितना हो गया, यानी कि मॉड बी क्रॉस ए। तो मॉड बी क्रॉस ए मेरा कितना हो गया, तो मॉड बी क्रॉस ए जो हो गया रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। के का तो कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट तो 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 0 को दिखाई नहीं है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, √2 यूनिट्स। यानी कि डायगोनल 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। तो डायगोनल जब भी होगा तो डायगोनल को क्रॉस प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसका हाफ कर देंगे। देखो इन दोनों डायगोनल को d1 d2 को क्रॉस करने से जो रिजल्ट आया उसको हाफ कर दिए, तो वो क्या दे दिया, पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया। अगर पैरेललोग्राम का साइड्स ए भी पता होता तो सिंपली a क्रॉस b कर देते या b क्रॉस a कर देते, उसका मैग्नीट्यूड क्या बता देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर डायगोनल्स गिवन है तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको हाफ करोगे, ठीक है ना। तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको हाफ कर देंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 A dot with B, then find magnitude of resultant of vector A and B। ठीक है,
तो देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है ना। दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं एंगल थीटा है। सॉल्यूशन एज क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स √3 ए डॉट बी। तब यहां से देखो तो ये कितना हो गया, ए बी साइन थीटा, ये ना मैग्नीट्यूड होता है दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से देख सकते हो कि दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ए और बी कैंसिल हो गया, तो tan थीटा आ गया √3, यानी कि ये कितना हो गया, tan 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से थीटा का वैल्यू मेरा निकला 60 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये होता है √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो ए बी के टर्म्स में ही मुझे आंसर देना है, तो √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 है ना, 1/2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कितना हो गया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ए एंड बी are inclined at angle theta equal to 120 degree. If magnitude of vector A equal to 1, magnitude of vector B is equal to 2, then vector A plus vector B
क्रॉस 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। स्क्वायर एज इक्वल टू कितना का इक्वल होगा? ऑप्शंस गिवन है 225 बी 277 सी 325 डी 300। ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो पहले से हम लोग लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना? वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी क्रॉस 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इस पूरे का क्या है? इस पूरे का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया? दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, ये खुद वेक्टर होगा। अब वेक्टर का स्क्वायर पहले भी बताए थे, यानी कि तुम्हारा क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। पहले भी बता चुके थे कि अगर कोई ऐसे लिखे वेक्टर ए का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए डॉट विथ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले केवल हम लोग इसको इतना का वैल्यू केवल निकाले, अंदर वाले का वैल्यू निकाले, स्क्वायर हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, दिस इक्वल कितना हो जाएगा? पहले ए को ए से क्रॉस करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए क्रॉस ए, है ना। इसको इससे क्रॉस कर दिए, फिर ए को बी से क्रॉस कर दिए, माइनस ए क्रॉस बी। अब 3b को क्रॉस कर दिए हम लोग कितना से? 3a से, तब प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू पहला वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर ए है। देखो ये है फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो बी क्रॉस ए लिखेंगे। अब हम लोग 3b को क्रॉस करेंगे माइनस बी के साथ, तो माइनस 3 इंटू बी क्रॉस बी। अब यहां से देखो वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 0, तो ये तो हो गया 0। ये किसको कितना लिख सकते हैं? माइनस ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस ए, प्लस 9 बी क्रॉस ए, और ये भी कितना है? 0 वेक्टर है। बी क्रॉस बी क्या आ गया? 0 वेक्टर। तो यहां से कितना आ गया? 10 बी क्रॉस ए। अब इसका स्क्वायर करना है, तो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस 3b क्रॉस विथ 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सॉरी माइनस वेक्टर बी। और इस पूरे का स्क्वायर, कहने का मतलब ये जो आया, यानी कि 10 वेक्टर बी क्रॉस ए, ये पूरे का स्क्वायर। तो 10 तो बाहर हो गया ना, और ये क्या हो गया? और ये अंदर में तुम्हारा आ गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए,
इतना का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर हो गया। अब बताओ कि मैग्नीट्यूड मेरा कितना, बी क्रॉस ए का, तो ए बी साइन थीटा, उन दोनों वेक्टर के बीच में मुझे एंगल दोबारा दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का मेरा है बी इंटू ए साइन थीटा। अब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इतना का ये क्या हो गया, दिस का स्क्वायर, तो 10। बताओ बी कितना है, 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 इज 1, ये ना। और साइन 120, और पूरे का क्या है, पूरे का ये स्क्वायर है। अब बताओ साइन 120 कितना होता है, तो साइन 120 डिग्री जो होता है, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2। तो इसका वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो ये कितना हो गया, यह हो गया 10 2 into 1 और √3/2 इतना का होल स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कट गया, तो हो गया 10 into 3, सॉरी, और ये 10 का स्क्वायर ना हो गया था, 10 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 100। तो 100 into 3, यानी कि 300। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर। The force on a charged particle due to electric and magnetic field. Is given by F vector is equal to Q into E vector. Q into इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस विथ
बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैपिटल ई स्टैंड कर रहा है, कैपिटल बी किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये क्लास 12th में जाएंगे तो जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें वेक्टर का पहला टॉपिक में मिल जाएगा तो इसलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। सपोज ई वेक्टर एज along x एक्सिस, ई एक्स के अलॉन्ग है, एंड बी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है along द y एक्सिस, द इनवर्ड डायरेक्शन and with what minimum speed and with what minimum speed v should a positive charged particle be sent so that the net force on it is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वेलोसिटी बोल रहा है किस डायरेक्शन में एक पार्टिकल को बी वेलोसिटी से उसे थ्रो करे, है ना। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन सा डायरेक्शन में थ्रो करे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो v क्रॉस v, क्रॉस प्रोडक्ट मेरा है तो वो v का तो परपेंडिकुलर यानी बाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी बात नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स मेरा क्या होना चाहिए 0 भी आना चाहिए, यानी कि इसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया कि वेलोसिटी नहीं पता किस डायरेक्शन में, तो एक्स वाई जेड हो सकता है कि जेड डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं। जब डायरेक्शन नहीं क्लियर पता है तो हम लोग वेलोसिटी का स्पेस में तीनों कंपोनेंट लेके चलेंगे। मानेंगे कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ भी, एक वाई की तरफ है, एक जेड की तरफ है, क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस है, एक्स इधर वाई एक्सिस है और इधर के तरफ हम लोग जेड एक्सिस ले, ये हो गया ऑरिजिन, यानी जेड एक्सिस इधर के तरफ है, तो वेलोसिटी इधर किधर भी हो सकता है। अब वेलोसिटी जब स्पेस में तीन कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट ना मिलेगा, तो मुझे पता है नहीं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए उसे हम लोग क्या मानेंगे, स्पेस में अगर वेक्टर है तो उसे हम लोग मान लेंगे कि उसके पास तीनों कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या है, ई वेक्टर कितना
ये एक्स के लॉन्ग है तो मैग्नीट्यूड इसका ई है और डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना। और उसी तरह से बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बाई के अलॉन्ग है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और बाई एक्सिस का डायरेक्शन कौन होता है जे कैप होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। और वेलोसिटी के बारे में पता नहीं है तो मान लेते हैं लेट वेलोसिटी जो है इसके पास 3 कंपोनेंट है। एक एक्स के अलॉन्ग है वी एक्स, बाई के अलॉन्ग कितना है वी वाई, और जेड के अलॉन्ग मेरा कितना है जेड के अलॉन्ग जो हो गया वो वी जेड है। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप ये। तो नेट फोर्स तुम्हारा कितना एफ है तो एज नेट फोर्स जो है वो मेरा 0 है। इसका मतलब ये हुआ Q इनटू तुम्हारा कितना ई वेक्टर और प्लस Q इनटू V क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया 0। तो यानी कि यहां से तुम्हारा कितना Q तो कॉमन होकर हट जाएगा ना, क्यों Q को कॉमन करके हटा दिए तो मेरा यहां से हो गया ई वेक्टर प्लस V क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ई वेक्टर कितना है तो ई वेक्टर इक्वल टू है ई आई कैप और वी वेक्टर मेरा कितना है तो वी वेक्टर है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप क्रॉस विथ बी वेक्टर कितना है बी जे कैप और यह है 0 वेक्टर। तब यहां से हो गया ई आई कैप प्लस अब बी इंटू वी एक्स एक ये वाला टर्म होगा और आई क्रॉस जे कितना हो गया आई क्रॉस जे। दूसरा b इंटू वी वाई और ये j क्रॉस जे। तीसरा b इंटू वी जेड और ये तुम्हारा कितना इन दोनों का हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा k क्रॉस जे। अब पहले भी बोले थे कि सर्कल पे तुम अगर अरेंज कर लेते हो यूनिट वेक्टर्स को आई कैप जे कैप और के कैप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो देख सकते हो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव लेना आई क्रॉस जे यानी कि के देगा तो ये हो जाएगा के वेक्टर प्लस बी इंटू वी एक्स के कैप और ये जे क्रॉस जे दोनों यानी पैरेलल हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। और ये कितना जे क्रॉस के देखो जे क्रॉस के कर रहे थे क्लॉकवाइज घूम कर रहे हैं जे क्रॉस के यानी कि क्लॉकवाइज तो माइनस आई कैप लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसे प्लस बी वी जेड माइनस आई कैप और दिस इक्वल टू मेरा कितना क्या है दिस इक्वल टू जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है। तो पहले सिमिलर कंपोनेंट को एक साथ लिख लें तो देखो आई वाले को यहाँ पे आई है और यहाँ पे ये आई है तो कितना हो गया ई माइनस बी वी जेड आई कैप फिर प्लस तुम्हारा क्या तो ये वाला बचा बी
वी एक्स के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बताओ लेफ्ट राइट हैंड साइड में जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर कब होगा? इसका जब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों एक्स कंपोनेंट और वाई और जेड कंपोनेंट जब ये दोनों जीरो हो जाएगा तभी ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ये जीरो वेक्टर का नहीं मतलब जीरो क्यों है? क्योंकि इसका हर कंपोनेंट जीरो होगा तभी ना कोई जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, देखो तो अगर तुम्हारा कितना 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप होगा तब ना इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर, यानी कि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। वो तभी मैग्नीट्यूड 0 जब तीनों कंपोनेंट 0 होगा। तीनों में से कोई एक भी कंपोनेंट अगर 0 नहीं हुआ तो वो कभी भी 0 वेक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसमें तो अब 2 ही कंपोनेंट बचा है। कौन कौन? आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट, तो दोनों कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि तुम्हारा कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट डज, पहला क्या मिला कंडीशन? E माइनस बी वी जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से मेरा क्या आ गया? वी जेड आ गया। वी जेड जो आ गया E बाई बी आ गया। एंड दूसरा हो गया B इंटू वी एक्स इक्वल टू 0। अब मैग्नेटिक फील्ड तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट वी एक्स इक्वल टू 0। ये वी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। अब बाई कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला, इसके पास बाई कंपोनेंट भी तो है। तो वी एक्स 0 और वी जेड कितना? E बाई बी है और वी वाई तो अभी नहीं पता चला है ना। एंड वी वाई के बारे में क्या? वी वाई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला है अभी, क्वेश्चन मार्क। अभी इंफॉर्मेशन वी वाई के बारे में नहीं मिला है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ मिनिमम स्पीड मिनिमम होना चाहिए। तो देखो तो वी वेक्टर मेरा क्या होगा? तो वी वेक्टर जो हो गया देयरफॉर वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ठीक है, तो वी एक्स तो 0 हो गया है, ये वाला तो 0 हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वी वाई कितना? वी वाई नहीं पता है। वी जेड निकल चुका है, वी जेड का वैल्यू कितना है? E बाई बी के कैप एज वी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो तो स्पीड कितना हो गया? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये कितना होता है? रूट अंडर। अब एक्स कंपोनेंट 0, उससे कोई मतलब नहीं है। बाई कंपोनेंट वी वाई स्क्वायर प्लस E बाई बी का स्क्वायर। बताओ ये दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, वी वाई और E बाई बी, और ये कितना? ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। E बाई बी ये तो फिक्स वैल्यू हो गया। वी वाई के बारे में नहीं पता है। ये मिनिमम कब होगा? जब वी वाई जितना छोटा होगा, यानी कि वी वाई तुम्हारा क्या होगा? आज जितना छोटा, ये वी वाई स्क्वायर कितना छोटा होगा? तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, ये जब 0 होगा तो ये पूरा टर्म मिनिमम हो जाएगा। तो लिखो v यानी कि स्पीड विल बी मिनिमम
इफ वी वाई इक्वल टू 0, तो देयरफॉर, इसलिए मेरा v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा e बाई बी। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या था, इन वाट डायरेक्शन एंड विथ वाट मिनिमम स्पीड, तो स्पीड इतना हो गया एंड तब फाइनल वेलोसिटी कितना, यानी वी वाई भी हमको 0 लेंगे तभी ये मिनिमम होगा स्पीड। तो वी एक्स 0 हो गया, वी वाई 0 हो गया, तो यानी वी एक्स भी 0, वी वाई भी 0, तो फाइनल मेरा कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो वी जेड के कैप हो गया। यानी कि और वी जेड कितना है, तो ये तो मेरा वी जेड ही है ना, है, यानी और ई बाई बी क्या है, वी जेड है, यानी कि ये ई बाई बी के कैप, यानी कि इसका तुम्हारा क्या हो गया, मेरा स्पीड जो होगा ई बाई बी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द जेड एक्सिस, यानी कि जब जेड एक्सिस के अलोंग उसे कितना स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इस स्पीड से जब प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पे मेरा क्या होगा, नेट फोर्स 0 भी होगा और साथ में क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा पार्टिकल का वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा केवल हम लोग जान ले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसा नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे 3 वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट विथ वेक्टर बी क्रॉस सी। अच्छा, तो कोई ऐसे भी तो कर सकता है कि सर तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए डॉट विथ क्रॉस सी, नहीं, ठीक है ना, यह है इनकरेक्ट, मीनिंगलेस है, इनकरेक्ट।
और क्या बोलोगे, मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस है? देखो ए डॉट बी अगर तुम पहले कर दोगे ये स्केलर बन जाएगा, और स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस सिंबल नहीं होता है। देखो जब भी डॉट या क्रॉस, देखो ए और बी दो वेक्टर है, तो इसके बीच में या तो डॉट सिंबल होगा या क्रॉस का सिंबल होगा। जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, और डॉट होगा तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, दो वेक्टर का, और क्रॉस हो गया तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर का, ठीक है ना, ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन क्या कभी भी ऐसे देखे हो 2 डॉट वेक्टर ए या 2 क्रॉस वेक्टर, ये मीनिंगलेस है ये दोनों, ठीक है ना। ये क्या है, इनकरेक्ट और मीनिंगलेस। एक स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल या क्रॉस का सिंबल नहीं होता, ये भी क्या है, इनकरेक्ट और मीनिंगलेस है ये दोनों। ऐसे देख तो लिखो है वेक्टर 2a, है ना, ये है करेक्ट फॉर्मेट। जब भी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो उसके बीच में ना डॉट होना चाहिए ना क्रॉस होना चाहिए। जब भी डॉट और क्रॉस होता है तो वो दो वेक्टर के बीच में, जैसे वेक्टर ए और बी है, इसके बीच में या तो डॉट सिंबल हो सकता है या क्रॉस, तभी ये डिफाइंड है, ये करेक्ट है, ये दोनों, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कभी भी एक स्केलर वेक्टर के बीच में तुम्हारा डॉट या क्रॉस का सिंबल नहीं हो सकता। ये बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। तो ए और बी का जब डॉट हो गया, पहले ये दोनों वेक्टर था ए और बी, लेकिन जब डॉट हो गया तो स्केलर हो गया, और स्केलर और ये स्केलर है, ये क्या है, ये है स्केलर, और ये क्या है, ये है वेक्टर। तो देखो ये क्या है, ये है स्केलर, यहां पे और यहां पे ये 2 क्या है, ये है स्केलर, और ये क्या है, यहां पे और ये यहां पे, ये क्या है, तीनों वेक्टर है। तो देखो स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है। देखो स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट का सिंबल होना चाहिए ना क्रॉस का वेक्टर होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होता है। लेकिन अगर स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस पड़ गया तो वो मीनिंगलेस है। एक और टर्म मीनिंगलेस है किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर हो गया 3 डिवाइडेड बाई वेक्टर ए, मीनिंगलेस, और क्या बोलोगे, इनकरेक्ट। कभी भी वेक्टर से डिवीजन अलाउड नहीं है। वेक्टर से किसी को ना नंबर को डिवाइड कर सकते, इवन के वेक्टर को भी नहीं डिवाइड कर सकते। या वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए, ये भी क्या है, मीनिंगलेस और इनकरेक्ट। हम लोग वेक्टर डिवीजन नहीं पढ़ते हैं, वेक्टर से डिवीजन किसी में अलाउड ही नहीं है, ना नंबर में डिवीजन अलाउड है ना वेक्टर में, वेक्टर को वेक्टर से भी नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वेक्टर को, जैसा कि वेक्टर ए है ना, डिवाइडेड बाई 2 या डिवाइडेड बाई 5 लिख दे, ये करेक्ट है। वेक्टर में किसी नंबर से डिवाइड करेक्ट है, अलाउड है, लेकिन वेक्टर से डिवीजन अलाउड नहीं है। 3 डिवाइडेड बाई वेक्टर ए इनकरेक्ट, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए इनकरेक्ट। ये सब मीनिंगलेस टर्म है, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्यों मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ये जब पहले डॉट कर दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ये स्केलर हो गया, और स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है। देखो
स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट का सिंबल देते हैं ना क्रॉस का सिंबल देते हैं, इसलिए तुम्हारा मीनिंगलेस। लेकिन यहाँ पे देखो तो अगर ऐसे लिखे तो ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये खुद एक वेक्टर है, बी क्रॉस ए, है ना। बी क्रॉस ए इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो वेक्टर ये खुद एक वेक्टर है और वेक्टर ए भी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ये डिफाइंड है। तो जब भी अगर तुम्हारा इस तरह से होगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होगा, अब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट हो गया। और जब दो वेक्टर के बीच में डॉट हो जाता है तो वो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। जब दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट। तो फाइनली ये स्केलर है, ठीक है ना। एज अ स्केलर, ये स्केलर है, एंड so it is called स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें। इंटरप्रिटेशन, देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या, उसको एडजेसेंट साइड लेकर पैरेललोग्राम बनाते थे, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरह से तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट होता है वो पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेललोपाइड कहने का मतलब क्या हो गया कि एक क्यूबाइड, क्यूब या तुम्हारा ये सब जो भी स्ट्रक्चर है वो सब एक पैरेललोपाइड है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दे, टिल्टेड तिरछा कर दे, ठीक है, साइड ऐसे इंक्लाइंड हो जाए, ऐसा फिगर बोर्ड पे बना देते हैं। देखो ये वेक्टर बी ले लिए, ये वेक्टर सी हो गया, इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम बना ले।
देखो बी और सी को क्रॉस के पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये वेक्टर ए जो है इसके चारों वर्टेक्स पे जो पैरेललोग्राम, देखो इसी का पैरेलल के ऊपर पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइड। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये जितना ब्लू कलर वाला सब वेक्टर ए है, ये सब चारों पैरेलल है, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए। उसी तरह से ये तुम्हारा क्या हो गया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ठीक है ना। तो इसको मिलाने से चलो रेड कलर से कर देते हैं वेक्टर सी को। ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर सी। ये है वेक्टर सी। देखो जितना रेड वाला है ये सब वेक्टर सी है। उसी तरह से जितना ब्लैक कलर का है ये सब वेक्टर बी है, और ब्लू वाला सब वेक्टर ए है। तो तीन साइड लेते हुए, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, ये तीनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है, जिसमें बी और सी के बीच में एंगल कितना है फाई। इन दोनों के बीच का एंगल को क्या बोल रहे हैं फाई। जब बी क्रॉस सी करेंगे, अगर बी क्रॉस सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो बी क्रॉस सी करने पे इसका क्या मिलेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकल मिलेगा इसका डायरेक्शन। और ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर साइड जो आ जाएगा इस लाइन पे, इधर डायरेक्शन में जो मिलेगा बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी, ये क्या होगा वेक्टर बी और सी। अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल दोनों मिलकर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी के परपेंडिकुलर है, इधर है बी क्रॉस सी। और देखो बी क्रॉस सी से जो मेरा वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में तुम्हारा क्या होता है कि जब हम लोग तीनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम का तुम्हारा क्या, सॉरी ये पैरेललोपाइड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता था, बी क्रॉस सी। ये जो तुम्हारा क्या पैरेललोग्राम बना, ठीक है ना, बी क्रॉस सी से बी और सी को एडजेसेंट साइड लेते हैं, इसका एरिया को रिप्रेजेंट करता था। और एरिया के साथ ऊपर में एक लेंथ लग गया, ए लग गया, तो एरिया इंटू ये तुम्हारा क्या, इधर साइड जो लेंथ लगा, तो ये देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये वेक्टर ए ऐसे इंक्लाइंड है, तो हाइट कितना हो गया, ये हाइट, तो हाइट जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए कॉस थीटा। एरिया कितना हो गया पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम जो हो गया वो बी क्रॉस सी, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ,
यानी कि बी सी और दोनों के बीच में एंगल कितना फाई है, साइन फाई। तो एरिया बी सी साइन फाई ये बेस हुआ और हाइट हो गया ए कॉस थीटा, तो बी सी साइन फाई इंटू ए कॉस थीटा, यही क्या हो गया, इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। लिखो, इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड it represents the volume of parallelopiped अब देखो ये पैरेललोपाइड में अगर सब साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, फाई भी 90 और थीटा यानी कि 0 हो जाए तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब तीनों वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो पैरेललोपाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, तब वो क्यूबॉइड हो जाता है। और साथ में तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर और तीनों साइड भी इक्वल हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड एज adjacent by vector A, vector B and vector C। तो वेक्टर A, वेक्टर B या वेक्टर C को एडजेसेंट एज लेते हुए जब हम लोग पैरेललोपाइड को फॉर्म करते हैं तो उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फर्स्ट volume of parallelepiped equals A dot B क्रॉस C। तो B क्रॉस कितना, C कितना हो गया, बी सी साइन फाई, है ना, बी सी साइन फाई। अब बताओ दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड इसका पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल, तो बी क्रॉस सी ऊपर है, वेक्टर ए इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए इंटू बी सी साइन थीटा इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा इंटू बी सी साइन फाई, यही मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू ये परपेंडिकुलर हाइट यानी ए कॉस फाई, यही तुम्हारा क्या दे देगा, इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर वेक्टर मेरा कंपोनेंट फॉर्म में हो, सेकंड, इफ अगर वेक्टर ए को हम लोग लिखे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, वेक्टर बी को लिखे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, एंड वेक्टर सी को लिखे सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। देन तब ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे लिखा जाता है, तो पहला ये डिटर्मिनेंट से ही इसको सॉल्व करते हैं। पहला रो में जो आई जे के लिखते थे, अभी तो स्केलर क्वांटिटी बन गया तो आई जे के तो आएगा नहीं, वो तो वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो
तो अपने आप ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई के जगह पे ए एक्स हो जाएगा, जे के जगह पे ए वाई हो जाएगा और के के जगह पे ए जेड हो जाएगा। पहला रो में ये, पहला रो में इस वेक्टर ए का तीनों कंपोनेंट, दूसरा रो में वेक्टर बी का तीनों कंपोनेंट, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, और तीसरा रो में वेक्टर सी का तीनों कंपोनेंट, सी एक्स, सी वाई और सी जेड। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे हम लोग, उसी तरह से अब देखो यहां पे इसको पहला रो के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो पहला कॉलम और पहला रो ये दोनों को छुपा देंगे, तो इसको इसको क्रॉस करेंगे, इसको इसको क्रॉस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बी वाई सी जेड माइनस इन दोनों को बी जेड सी वाई, और आई के जगह पे कौन है, ए एक्स है, तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा आई के जगह पे। दूसरा वाला पोजीशन नेगेटिव तो माइनस, और इसमें क्या करते थे, इसको छुपा लिए, इसको इसको क्रॉस करते थे, नीचे वाला को इसको इसको क्रॉस करते थे, तो क्या आ जाएगा, बी एक्स सी जेड, बी एक्स सी जेड और बी जेड सी एक्स माइनस बी जेड सी एक्स, और यहाँ पे जे के जगह पे कौन है, ए वाई है, तो ए वाई आ जाएगा, प्लस उसी तरह से अब इसका वाला तुम्हारा कोफिशिएंट देखना है, तो तुम्हारा क्या हो गया, इसको इसको छुपा दिए तो बचा कौन, इसको इसको डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या हो गया, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, और यहां पे क्या आ गया, ए जेड आ गया, ठीक है। इस तरह से डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। थर्ड, अब बताओ वॉल्यूम अगर पैरेललोपाइड का कब जीरो होगा, जैसा कि दो वेक्टर, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मेरा हुआ जो वेक्टर, एक तुम्हारा एक वेक्टर बी हुआ और एक वेक्टर सी हुआ, और वेक्टर ए मेरा क्या था, ऐसे इंक्लाइंड था, तब ना वेक्टर ए चारों तरफ ऐसे था, तो सबको मिलाने से एक पैरेललोपाइड बन गया था। लेकिन अगर ये वेक्टर ए भी अगर बीसी के प्लेन में आ जाए तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगा, और हाइट जीरो हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर तीनों जब एक ही प्लेन में हो जाएगा तो वॉल्यूम पैरेललोपाइड का क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। तो यानी कि तीनों एक प्लेन में होगा तब ना वॉल्यूम जीरो होगा। इसका मतलब कि अगर ए हम लोग ये निकाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी करें, अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक ही प्लेन में है। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो लिखो अगला प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर, अगर वेक्टर ए डॉट विथ बी क्रॉस सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट, यानी कि इससे क्या हम लोग मतलब निकालेंगे कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी कि तीनों वेक्टर जो है वो मेरा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और हम लोग का वेक्टर का सिलेबस ये तो एक्स्ट्रा बता दिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
पढ़ाना नहीं था, लेकिन बुक में कभी कभी किसी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए इसे यहाँ पे बता दिया, डिस्कस कर दिए हैं। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वेक्टर ए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड वेक्टर सी माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस लैम्डा प्लस 2k कैप आर कोप्लेनर। तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 होगा, तभी ऐसा हुआ, यानी कि कोई टोटल वॉल्यूम इनक्लोज तीनों मिलकर क्या करेगा 0। अगर एडजेसेंट साइड लेके पैरेलल पाइप्ड बनाए अगर हम लोग तो, ठीक है। अगर ये 0 नहीं आएगा इसका डिटर्मिनेंट वॉल्यूम, अगर तब इसका मतलब ये तुम्हारा क्या कुछ वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोप्लेनर, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो वेक्टर ए वेक्टर बी सॉल्यूशन हो गया इसका, एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ, कब, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इतना क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स फर्स्ट रो में तुम्हारा क्या आ गया, वेक्टर ए का कंपोनेंट कौन कौन है 3 है, -2 है और 5 है। सेकंड रो में कौन आएगा, वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना है 6 है, 2 है, -3 है। थर्ड रो में कौन है -2 है, -8 है और लैम्डा प्लस 2 है, और ये क्या होना चाहिए 0। इसको एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 लैम्डा प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू -8 और माइनस ऑफ -3 इंटू -8, ठीक है। और इन दोनों के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3, फिर माइनस। अब इसका निकालें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया ये 6 इंटू लैम्डा प्लस 2 माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -3 -2, और किसका ये कोफिशिएंट है, ये -2 का कोफिशिएंट है, आप -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अब इसका कोफिशिएंट हम लोग देखें
तो इसको इसको छुपा लेंगे तो ये 4 दिख रहा है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 इंटू -8 इसको इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करा तो -2 इंटू -2। इस पूरे टर्म को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 से इंटू 5 दिस इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। कितना हो गया ये 3 आके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बाद में अपना मल्टीप्लाई करते चले जाना। कितना हो गया ये 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 भी आकर मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 और ये कितना हो गया 24 और ये प्लस प्लस यानी कि माइनस, ये प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस ही है तो 24 इंटू 3 माइनस 72 माइनस, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस ये दोनों तो हो गया प्लस, अब 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू लैम्डा प्लस 2 और ये कितना हो गया +6 -6 इंटू 2 -12। अब यहाँ पे -48 इंटू 5। अच्छा पहले पूरा सॉल्व कर लो, -48 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया +4 यानी ये -44 तो -44 इंटू 5 तो कितना 20, हाथ में गया 2 फिर 20 22 तो ये आ गया टर्म -222 है ना। ये वाला टर्म इतना आया पहला टर्म से, इससे ये वाला इतना टर्म आया ये दूसरा टर्म से इससे, और ये वाला टर्म आया तीसरा से = 0। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद लैम्डा का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 122/9 यूनिट्स। यानी कि लैम्डा का जब इतना वैल्यू हो जाएगा तो तीनों वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जनरली हम लोग किसके लिए, हम लोग पैराबोलॉइड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वेक्टर का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब देखेंगे। तो 4 से 5 लेक्चर्स लगभग 5 लेक्चर्स के आसपास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये हमारा कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय एंड टेक केयर।